करते हैं। हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। आज आपका एक टॉपिक है कोस्टल रेगुलेशन जोन का, इसको हम समझते हैं सीआरजेड। देखिए 1991 में ये कोड आया था कोस्टल रेगुलेशन जोन का, जो कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर डाला गया था। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आप समझ लीजिए, इसका काम ये होता है कि वो हजार्डस इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज जिनका असर एनवायरमेंट पे हो रहा है उनके लिए आया था। इसका वाइल्ड लाइफ से कोई लेना देना नहीं है ज्यादा। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपका पहले आ चुका था, ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है। कई लोग कंफ्यूज आते हैं, फ्लोरा एंड फौना पे समझ लेते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को। नहीं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का आफ्टर मैथ अगर आप बिफोर प्रीवियस आप देखें तो 1984 का जो आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी थी, गैस ट्रेजेडी जो थी आपकी, ठीक है, उसके बाद आया था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कि ऐसी भोपाल जो आपके सेंटर पॉइंट था एमपी में, वहां पर इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की एक गैस रिलीज हो गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग मर गए। तो उसके बाद एक रेगुलेशन आया था, एक्ट आया था 1986 एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये देखने के लिए कि ऐसी इंडस्ट्री पे थोड़ा सा और हम एनवायरमेंटल क्लियरेंस हो, ये देखे कि भाई इतना शहर के बीचों बीच में आप ऐसी इंडस्ट्री बना दी कि भाई इनके लोग मर गए, उसमें क्या हो रहा है। तो केमिकल फैक्ट्री, बम बनाने वाली फैक्ट्री, इन सबको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू जाना होता है। अच्छा, फिर 1991 में एक आया कोस्टल रेगुलेशन जोन का, कि कोस्टल एरिया जो है, आपको पता है हमारे जो देश का जो पूरा बॉर्डर एरिया है, ये पूरा सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाला स्टेट तो आपको गुजरात है, और ये पूरा जो रीजन है ये 7,000 अराउंड 7,500 किलोमीटर की लॉन्ग कोस्ट लाइन है इंडिया की। इसे पेनिनसुलर रीजन ही बोलते हैं, पेन की टिप की तरह हो गया ये, पेन की टिप की तरह 7,500 किलोमीटर लंबी हमारी लॉन्ग कोस्ट लाइन भी है। अच्छा, कोस्टल रेगुलेशन जोन, यहाँ पर इसमें एनवायरनमेंट को, मरीन बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, यहाँ पे जो कोस्टल कम्युनिटीज रह रही हैं उनको बचाने के लिए हमारा आया था कोस्टल रेगुलेशन जोन। किस एक्ट के अंदर? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। इसमें कंडीशन ये रखी गई थी कि लो टाइड और हाई टाइड देखी जाएगी। भाई लो टाइड हाई टाइड क्या है आप समझिए, ये जैसे कि आपका एक सी बीच है, यहाँ पर आपकी अगर लो टाइड होती है तो यहाँ तक पानी आ रहा है, और अगर हाई टाइड होती है तो यहाँ तक पानी आ जाता है। इसको बोलते हैं लो टाइड जोन एलटीजेड, इसको बोलते हैं एचटीजेड हाई टाइड जोन। सुन लीजिए, लो टाइड जोन और हाई टाइड जोन में फर्क क्या होता है कि हाई टाइड जोन तब आती है, जिसको एक और नाम बोलते हैं स्प्रिंग टाइड जब होती है। स्प्रिंग टाइड जब आती है तब हम बोलते हैं हाई टाइड हुई। और लो टाइड जोन जब नीप टाइड होती है, KNEAP, नीप टाइड, नीप टाइड जब होती है तो आपकी लो टाइड जोन आती है। स्प्रिंग टाइड कब आती है? जब आपकी ये अर्थ, सन और मून तीनों एक ही लाइन में आ जाए। जब अर्थ, सन और मून तीनों एक ही लाइन में आ जाए इन अ स्ट्रेट लाइन, तब ये आपकी क्या बनती है? स्प्रिंग टाइड बनती है। स्प्रिंग टाइड मतलब बहुत तेज से उछाल आएगा टाइड में, हाई टाइड हो जाएगी स्प्रिंग टाइड। और नीप टाइड कब बनती है आपकी? जब अर्थ, सन और मून ये आपके परपेंडिकुलर में आ जाए, ये आपका परपेंडिकुलर में आ जाए, 90 डिग्री बनाए। ये जब आपके 90 डिग्री बनाए ऐसे करके, तब आपकी बनेगी नीप टाइड। नीप टाइड कैसे? घुटना देखो नी की तरह, नी टाइड। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको? स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड, हाई टाइड और लो टाइड के बीच के बाद, यहाँ इस रीजन के बाद यहाँ 500 मीटर तक, इस रीजन के बाद यहाँ 500 मीटर तक आपका क्या बोलते हैं? कोस्टल रेगुलेशन जोन लगेगा। ठीक है, इसके बाद 500 मीटर तक आपका कोस्टल रेगुलेशन जोन लगेगा। अच्छा, अभी ये टॉपिक चलेगा, अभी लंबा टॉपिक है। देखिए, अब इतना तो नोट हो गया था आप लोगों से, बहुत धीमे धीमे करा रहा हूँ इसीलिए क्या कि आप साथ साथ नोट्स भी बनाते जाएं। मैं आपको ऑनलाइन में इतना धीमे इसलिए बताता हूँ ताकि आप साथ साथ नोट भी बनाते जाओ। अच्छा, कोस्टल रेगुलेशन जोन, अब वो बात है जो आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगी, क्वेश्चन आएंगे। पहला तो आप याद रखना कि किस साल आया था पहली बार, 1991 में आया था। 1986 एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में आया था। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट क्यों आया था? भोपाल गैस ट्रेजेडी किस साल हुई? 1984 में। ये तो एसएससी लेवल के क्वेश्चन हो गए, आईएएस में ये वाला नहीं आएंगे। आईएएस में अगर एक आ सकता है तो 500 मीटर अवे हाई टाइड वाला ये आ सकता है। पीसीएस में आएगा आपका स्ट्रेट लाइन में होगा तो स्प्रिंग टाइड, परपेंडिकुलर में होगा तो नीप टाइड। ये एसएससी में भी नहीं पूछ सकता। अच्छा, कितने बड़ी कोस्ट लाइन है हमारी? 7,500 किलोमीटर बड़ी कोस्ट लाइन है, और सबसे बड़ा कोस्टल एरिया जहाँ पे स्टेट पर है वो है आपका गुजरात। ये आपका एसएससी का क्वेश्चन है, गुजरात और 7,500 वाला। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा आईएएस पे पहुंचाते हैं।
आईएएस में कैसे आएगा कोस्टल रेगुलेशन जोन? देखिए, सबसे पहली बार तो 1991 में आया था। 1991 के बाद 2011 में से अपडेट किया गया था, और 2011 के बाद अभी 2018 में से अपडेट फिर से किया गया है कोस्टल रेगुलेशन जोन को। भाई ऐसी क्या बात थी 1991 में की, और इसमें क्या फर्क कर दिया? दोनों में कोई तो फर्क होगा। आप याद रखना, जब भी कोई चीज पहली बार नई नई आती है तो वो ज्यादा डिटेल्ड नहीं होती है। पहली बार कोई चीज आती है तो हम एक बार ट्राई करते हैं, उसे बोलते हैं पायलट प्रोजेक्ट। पायलट मतलब हम पहली बार ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, पर एक चीज याद रखना, एक बड़ी प्यारी सी घटना हुई मेरी लाइफ में, आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं गाड़ी से जा रहे थे, तो बगल से ट्रक गुजरा तो ट्रक की जो ड्राइविंग सीट थी उसके दरवाजे पे लिखा था पायलट। मैंने वाह भाई ये पायलट है। अच्छा, बस भी जा रही थी, बस के उसके सीट पे भी लिखा था पायलट। मैं एक वो प्लेन वाले पायलट हैं और ये ट्रक वाले पायलट हैं, इनको पायलट क्यों बोलते हैं, ड्राइवर क्यों नहीं बोलते हैं? भाई ट्रक ड्राइवर बोलो, आप ट्रक पायलट क्यों बोल रहे हो? तो हमारे भैया थे, उन्होंने क्या बात बोली, इसको पायलट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास इतने लोगों की जिम्मेदारी है। ठीक है, प्लेन में पायलट बोला है, इतने बड़े ज्यादा लोगों की जिम्मेदारी है। ट्रक के ड्राइवर के पास इतने सारे सामान की जिम्मेदारी है। बस के ड्राइवर का कितने फैमिलियों की जिम्मेदारी है। उसी तरह आपका ट्रेन के ड्राइवर को लोको पायलट बोला जाता है। ठीक है, लोकोमोटिव का पायलट, इतने लोगों की जिम्मेदारी। सोच रहे हो आप ट्रेन के ड्राइवर कितने लोगों की जिम्मेदारी होगी? आप जब टिकट कराते हो, आप कभी पूछते हो कि मेरा ड्राइवर कौन होगा, मेरे पायलट का नाम बता दो, उसकी डिग्री बता दो, कहीं चीटिंग करके तो पास नहीं हुआ था? उसको आता है कि नहीं आता ट्रेन चलाना? हम ठुक गए। अच्छा, पूछते तो नहीं हम लोग। ठीक है, पायलट मतलब जब बहुत लोगों की जिम्मेदारी हो आपके पास। उसी तरह अगर कोई पायलट प्रोजेक्ट आप बोल रहे हो, हमने किसी एरिया पे पायलट प्रोजेक्ट लेकर आए, फॉर एग्जांपल कोरोना टाइम पे एक बोलते हैं भिलवाड़ा मॉडल। भिलवाड़ा राजस्थान में जगह थी, वहां का भिलवाड़ा मॉडल का पायलट प्रोजेक्ट हुआ था। पायलट प्रोजेक्ट मतलब हमने पहली बार ट्राई करके देखा था कि भाई यहाँ पर कोरोना के लिए हम इस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, क्या ये सही है कि नहीं है। बट उसे पायलट प्रोजेक्ट क्यों बोला? टेस्टिंग टाइप का था, बट वो इतने लोगों की जिम्मेदारी थी उस पर, तो वो टेस्टिंग पर भी हमारे पे जिम्मेदारी थी, तो उसे हल्के में नहीं ले सकते, इसलिए उसका नाम रखा था पायलट। एक जस्ट फन फैक्ट मेरे को आया चर्चा करने। 1991 में पहला जोन आया, पहला जो एक्ट आया था, इसमें क्या किया था इन्होंने, ये आईएएस में आएगा, कि पूरी एंटायर कोस्ट लाइन को बोल दिया गया था कि आपको हम बचाएंगे। एंटायर कोस्ट लाइन को उन्होंने डेजिग्नेट कर दिया था, इको सेंसिटिव जोन कह दिया था। क्या बोल दिया था? इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन। अब इससे हुआ क्या, पूरी की पूरी कोस्ट लाइन को अपने इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन बोल दिया। तो यहाँ पे जो कोस्टल कम्युनिटीज जो रह रही थी, अरे भाई एक ट्राइबल आदमी है उड़ीसा में, यहाँ पे वो खोंड ट्राइब वाले रह रहे हैं, यहाँ पर चिंचू ट्राइब रह रही है आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे आपके इरूला और टोडा ट्राइब रह रही है आपकी कोस्टल कम्युनिटी तमिलनाडु में। हाँ, ये लोगों को आपने बोल दिया कि यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, उनको भगा दोगे यहाँ से? ये लोग बवाल नहीं करेंगे कि भाई यहाँ पे आज से नहीं, इंडस वैली साइड से रह रहे होंगे शायद। ठीक है, वहां से, ये तो द्रविडियंस है ना, ओरिजिनल ब्रॉन्ड भारतीय पक्के वाले। तो ये ट्राइबल जब यहाँ पे रह रहे हैं और आपने अचानक से एक रेगुलेशन जोन लेकर आए 1991 में, पूरी एंटायर कोस्ट लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट 7500 किलोमीटर, भगो यहाँ से। बवाल नहीं मरेंगे? बवाल करेंगे। तो 2011 में सोचो इतने साल लग गए, इतने साल बाद ये बोला गया नहीं, कुछ एरियाज होंगे उन्हीं पर हम ये काम करेंगे, कुछ एरियाज होंगे उन्हीं पे हम काम करेंगे। तो इसमें आया CRZ जोन 1, जोनेशन किया गया, फिर जोन बनाया गया, CRZ जोन 1, CRZ 2, CRZ 3 और CRZ 4। 4 तरीके के जोन बनाए गए। सुन लीजिए, 4 तरीके के जोन बनाए गए। पहले वाले जोन में रखा गया कि यहाँ पर आपके मरीन बायोडाइवर्सिटी है, मरीन बायोडाइवर्सिटी या फिर कोस्टल बायोडाइवर्सिटी भी आप याद रख सकते हो, जिसमें कौन कौन सी चीजें आती है। इसमें आते थे आपके कोरल्स, मैनग्रूव्स। ठीक है, कोरल्स और मैंग्रोव्स, तो एग्जांपल लिख लेना। अच्छा, इतना अगर आप मेंस में भी आप लिखोगे कोरल्स और मैंग्रोव्स, आपको नंबर मिलेंगे, बट मैं चाहता हूँ थोड़े और एक्स्ट्रा नंबर मिले, आप टॉपर बन सको भगवान कृपा से। तो मैंग्रोव में आप लिख देना सुंदरी, एग्जाम्पल में खैर मैंग्रोव जो गुजरात में मिलते हैं। कोरल्स में आप एग्जाम्पल लिख देना स्टैग हॉर्न। अब थोड़े ज्यादा नंबर मिलेंगे। इन दोनों चीजों की बहुत यूज होती है। कैसे? स्टॉर्म ब्रेकर्स भी होते हैं। स्टॉर्म ब्रेकर्स मतलब अगर कल को कोई तूफान आए तो सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये होती है। ठीक है, कोई तूफान आया, साइक्लोन आया, तो अगर आपके पास मैंग्रोव्स और कोरल्स हैं तो एक बार को
बचा लेंगे उस साइक्लोन से, उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका ऑस्ट्रेलिया पे जो सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ है, उसका नाम बैरियर इसीलिए ही पड़ा है कि साइक्लोन वहां से आएगा तो ये तोड़ देगा, बैरियर का काम करेगा। स्टॉर्म ब्रेकर यहाँ पे मैनग्रूव में ऐसा होता है, पता है मैनग्रूव एरियल रूट होती है हवा में, ऊपर ऐसे उठा हुआ होगा, यहाँ तक पानी होगा, तो यहाँ पर टर्टल्स आके अंडे दे सकते हैं, टर्टल वर्टल कछुए वछुए आके अंडे देते हैं, मगरमच्छ भी आता है, यहाँ नेस्टिंग साइट होती है, ठीक है, नेस्टिंग साइट होती है। अब अगर आप इतना लिखोगे स्टॉर्म ब्रेकर नेस्टिंग साइट, ये तो नॉर्मल सब लिख रहे हैं, बट आप टॉपर बनना है आपको, तो आपको क्या करना होगा, स्टॉर्म ब्रेकर पे आप लिख सकते हो एग्जाम्पल ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया। नेस्टिंग साइट पे आप लिख सकते हो एग्जाम्पल अरीबड़ा, अरीबड़ा जो कि है भीतरकनिका नेशनल पार्क में। यहाँ पर नेशनल पार्क कहाँ पर है, उड़ीसा में। यहाँ पर ऑलिव रिडली टर्टल्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया के डार्विन आइलैंड से आके यहाँ पे अंडे देते हैं, उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं जो अंडे देते हैं, बहुत बड़ा सा, अरे बड़ा, इतने सारे अंडे देती है, अरे बड़ा, ठीक है भैया, ये अब आपको टॉपर की श्रेणी में ले जाता है, बस इतना सा फर्क करना होता है आपको। अच्छा, ये रखे गए CRZ-1 में कि इनको बचाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 में आए आपके, नंबर 2 में वो एरियाज आए जो भाई कोस्टल एरिया के पास जो गांव वाँव बचे हुए हैं, आपको मैं लिख दूं यहाँ पे रूरल एरियाज, गांव वाँव जो बसे हुए हैं। अब एक गांव बसा हुआ है, इस गांव में कुछ तो फैसिलिटीज वो लोग मांग रहे हैं, भाई कोस्टल एरिया में हमारा गांव है, इस वाले को हम ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे CRZ-1 को, CR2 को हम थोड़ा सा रिलैक्सेशन देंगे कि आप खेती बाड़ी कर सकते हो, CRZ-2 में आप थोड़ा सा रिलैक्सेशन दोगे कि आप खेती बाड़ी कर सकते हो, भाई बकरी वकरी चरानी होती है ना, पोल्ट्री फार्मिंग, कैटल रेयरिंग, एक्वा कल्चर, पिस्सी कल्चर, पिस्सी कल्चर क्या होता है, फिश रेयरिंग होता है। फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन कौन थे आपके, हीरालाल चौधरी और कृष्णासन, ठीक है, वो भी आ सकता है। रूरल एरियाज, इसमें एग्जाम्पल लिख देना आप, पिस्सी कल्चर, पिस्सी कल्चर मतलब फिश फार्मिंग वाला, इतना लिखोगे तो आपको नॉर्मल नंबर मिलेंगे, बट अब आप IAS बन जाओ, IAS बनने के लिए आप यहाँ पर एक लगा दो, एग्जाम्पल कौन है आपके, ब्लू रेवोल्यूशन के फादर, जो दो पापा हैं इनमें, एक का नाम है हीरालाल चौधरी और एक का नाम है अरुण कृष्णासन। अगर आप ये छोटी सी चीज ऐड कर दोगे तो आप ज्यादा नंबर मिलेंगे। आप किसी कल्चर में लिख दिया आपने ब्लू रेवोल्यूशन वाला, तो भाई यहाँ पे आपको प्रमोट करना होगा, तो आप ज्यादा यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हो, आप प्रमोट करना चाहते हो ना किसी चीज को। फॉर एग्जाम्पल अगर भारत सरकार मेक इन इंडिया को प्रमोट करना चाहती है तो वो MSME पे रिस्ट्रिक्शन कम करेगी कि बढ़ा देगी, कम करेगी रिस्ट्रिक्शन को। इसीलिए आपका IAS प्रीलिम्स 2023 का क्वेश्चन था कि MSME के सारी तरीके की MSME प्रायोरिटी सेक्टर में आती है, मतलब बैंक सबसे पहले इनको लोन जरूर दे दे, अलग से 40% उठा के रख दे कि इनको प्रायोरिटी सेक्टर को देना है, MSME आपका प्रायोरिटी सेक्टर में आता है, तो उसको रेस्ट्रिक्शन कम कर दिया है आपने, ठीक है। अभी इन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था एक्सिम क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया आपका 1981 में बनाई गई थी। एक्सिम बैंक बनाने इसलिए गई थी कि जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, लाला हो गए, मारवाड़ी हो गए, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए रिलैक्सेशन हो, उनके ऊपर हार्श कंडीशन ना हो। इसके अलावा एक्सिम बैंक का कोई और लेना देना नहीं है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिम बैंक, इसकी जिम्मेदारी है फॉरेन एक्सचेंज देखने की, तो RBI फॉरेन एक्सचेंज का हेड होता है, तो RBI इस एक्सिम बैंक को देखेगी। और 1981, ये 91 है, इससे 10 साल पहले कर लो, 1981 में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना हुई थी। बट क्योंकि ये फॉरेन एक्सचेंज का मामला है, फॉरेन एक्सचेंज भारत सरकार को बहुत प्रिय है, भारत सरकार को बहुत प्रिय है, तो 100% एक्सिम बैंक भारत सरकार द्वारा ओन्ड है। भारत सरकार कभी नहीं छोड़ेगी फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है आपका, डॉलर, यूरो, पाउंड, अपन को बस चाहिए डॉलर, ठीक। 1981 एक्सिम बैंक फॉरेन एक्सचेंज को देखेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को देखेगी, RBI के अंडर आती है और पूरी 100% ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1% भी भारत सरकार इसको नहीं बेचेगी। भारत सरकार एयर इंडिया बेच दे, मेरा घर बेच दे, बट एक्सिम को बेच के दिखाए, ठीक, ओके। नंबर 3 पर आए अब आप। नंबर 3 पे वो एरियाज जो यहाँ पे ट्राइबल वाले लोग रहते हैं, ट्राइबल या ओरिजिनल वहां की कम्युनिटीज, ओरिजिनल कम्युनिटीज। भैया
CRZ3 में कौन है, ट्राइबल या ओरिजिनल वहाँ की कम्युनिटीज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सुन लीजिए। ये इंपॉर्टेंट किस लिए, क्योंकि इनको पालनहार यूनियन गवर्नमेंट देख रही है, ट्राइबल और ओरिजिनल कम्युनिटीज। ये बेचारे कोर्ट केस नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर रहे हैं कि हमारा राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 छीन लिया गया है। ये नहीं जा रहा है, पैसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट के वकील को देने के लिए। तो भाई साहब इनके लिए कौन देखेगा, भारत सरकार देखेगी। CRZ3 में इनको डाला गया है और इनको भी वही रखा गया है कि इनको हम बचाएंगे और एक्स्ट्रा फोकस करेंगे ट्राइबल ओरिजिनल कम्युनिटीज की। 3 लोगों के नाम लिख दे रहा हूं आपके लिए, इंपॉर्टेंट है। एक उड़ीसा, एक आपका आंध्र प्रदेश से, और एक आपका तमिलनाडु से। ये वाला ले लीजिए, भारत के एग्जाम्पल अच्छा लगता है। उड़ीसा से खोंड ट्राइब, KHOND, खोंड। कैसे याद रखोगे, उड़ीसा में बहुत खून बहा था, कलिंग वॉर हुआ था उड़ीसा में, तो अशोक ने बहुत खून बहाया था, तो उड़ीसा खोंड ट्राइब, खोंड ट्राइब। आंध्र प्रदेश की एक ट्राइब है, उसका नाम है चिंचू ट्राइब, चिंचू। तमिलनाडु की एक ट्राइब है तोड़ा ट्राइब, TODA, तोड़ा ट्राइब, तोड़ा ट्राइब। ठीक है, जैसे वो नारियल बहुत तोड़ते हैं वहां पे, हर चीज में नारियल डालेंगे, हर चीज में नारियल, वहाँ चटनी नारियल, वहाँ डोसा नारियल, वहाँ उत्तपम, ठीक है, कल पक्कम, कुंडन कुलम, न्यूक्लियर पावर प्लांट में नारियल डाल देंगे, मुझे लगता है कोई। ठीक है तमिलनाडु टोड़ा ट्राइब, ठीक है, नारियल तोड़ा, मलाई निकली, मलाई बहुत होते हैं वहाँ पे। तमिलनाडु टोड़ा ट्राइब, आंध्र प्रदेश चिंचू ट्राइब, उड़ीसा खून ट्राइब। अगर आप ये एग्जाम्पल में लिखोगे आपको IAS बन जाओगे। आपके एग्जाम्पल्स पे आजकल चल रहा है, ट्रेंड है। आप पिछले साल के टॉपर को उठा के देख लीजिए, इशिता किशोरी जी जो है IAS बनी, उनके हर पॉइंट पे 3-3 एग्जाम्पल, 2-2 एग्जाम्पल, वो मानेंगे ही नहीं बिना एग्जाम्पल दिए, पूरा कॉपी भरा हुआ है एग्जाम्पलों से। ये एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हो, बहुत बढ़िया। CRZ4 पर आए। अब CRZ4 वाला जो वो है कि कोस्टल एरियाज पे थोड़ी बहुत हम इंडस्ट्री बनाने के लिए परमिशन दे सकते हैं, थोड़ी बहुत हम इंडस्ट्री, थोड़ा बहुत, तो जैसे डीसैलिनाइजेशन प्लांट हो गया, भाई नमक यहाँ पे निकाल, अरे भैया सैंड माइनिंग, लो आओ एग्जाम्पल, मोनाजाइट सैंड केरला, मोनाजाइट सैंड केरला से क्या निकल रहा है, थोरियम निकल रहा है। अब भैया जब मोनाजाइट सैंड से थोरियम निकल रहा है तो ये तो हम कुछ रेगुलेशन नहीं कर सकते, हमें तो खोदना पड़ेगा ही इसको, तो इसको भी डाल दें कोस्टल रेगुलेटरी जोन में। इसको हम जोन 4 पे रखते हैं, मतलब इसको हम अलाउ कर देंगे थोड़ी बहुत माइनिंग, सुन रहे हैं आप, थोड़ी बहुत माइनिंग इसमें अलाउ कर देंगे, मोनाजाइट सैंड, थोरियम। अब IAS का क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ साहब, आपको अगर जोन 1 2 3 4 समझ में आया हो तो मेरे तरफ से अगर IAS में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो क्या आएगा, वो ये आएगा, आप इन चारों में से बताओ 2 ऐसे हैं जोन जो स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है और 2 ऐसे जोन है जो यूनियन गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। आप मुझे बताओ कौन से हैं जो स्टेट गवर्नमेंट करती है, कौन से हैं जो यूनियन गवर्नमेंट करती है। आप सुनिए, सेकंड वाला आपकी कर रही है स्टेट गवर्नमेंट, 4 वाला कर रही है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। 1 और 3 कर रही है आपकी यूनियन गवर्नमेंट। 1 में क्या है, मरीन बायोडाइवर्सिटी, कोरल, मैंग्रोव, नेस्टिंग स्टॉर्म ब्रेकर, जो कोर्ट नहीं जा सकता है उसको करती है यूनियन गवर्नमेंट, जो कोर्ट जा सकता है उसको करती है स्टेट गवर्नमेंट। अब तो आसान है। 1 क्या मैंग्रोव चल के जाएगा सुप्रीम कोर्ट, बचा लो मुझे, कौन आएगा, यूनियन गवर्नमेंट। 1 किसके पास है, यूनियन गवर्नमेंट। पर रूरल एरिया जो ब्लू रेवल्यूशन, हीरालाल चौधरी, कृष्णासन जैसे बढ़िया सपोर्ट कर रहे हैं लोग इनको, ये जा सकते हैं एक बार को कोर्ट में, तो इसका कौन है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। थर्ड पे है ट्राइबल ओरिजिनल कम्युनिटीज, वैसे तो ये भी नहीं जा सकते हैं, मतलब हाँ ये नहीं जा सकते हैं कोर्ट पे, तो ये किसके अंडर आ गए, यूनियन गवर्नमेंट। अरे वो कैसे जाएगा, चिंचू ट्राइब, टूडा ट्राइब। अब आप मुझे बताओ, नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड पे सेंट्रलीज रहते हैं, वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, नहीं उनका हाई कोर्ट तो कलकत्ता लगेगा, वैसे हाई कोर्ट तो कलकत्ता लगेगा ना, अंडमान निकोबार वालों का नहीं जा रहा है कोई, चिंचू वो वाले सेंट्रलीज, जारवा, औरंग, ये तो है, गलत तो नहीं उड़ा रहा भैया, हाँ। तो ये किस में जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी यूनियन, थर्ड वाले भी यूनियन है। फोर्थ पे है सैंड माइनिंग, मोनाजाइट सैंड वाले, ये कोर्ट चले जाएंगे, ये बहुत बड़े सेठ जी हैं। आप बताइए, यहाँ पे गुजरात में अगर आपका नमक की खेती ना हो, नमक कहाँ से बनाते हैं, कोस्टल एरिया तो बनाते हैं, तो बैन लगा दो, बोल दो कोई सेंसिटिव जोन है, बैंड बच जाएगी। आज जो नमक सस्ता आता है ना, टैक्स फ्री इंडिया में नमक सस्ता आता है, कितना महंगा हो जाएगा अगर ये लगा दिया वहां पे, गुजरात नमक नहीं बनाएगा आज से, हो भैया, ठीक। तो ये 4 वाले कौन आएंगे, स्टेट गवर्नमेंट, इनको देखेगी। आप बस याद रखना, ये एक इजी मैनर है, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अब लास्ट बचा है 2018 वाला,
भाई इसमें बोल दिया था पूरे कोस्टल बेल्ट को, इसकी बैंड बजाई गई। 2011 में अलग अलग जोनेशन किए गए, स्टेट गवर्नमेंट किसको देखेगी, यूनियन गवर्नमेंट किसको देखेगी। फिर 2018 में ऐसा क्या किया गया, 2018 में थोड़ा और इसके अंदर छोटी छोटी चीज़ों को, निटी ग्रिटी जिसे बोलते हैं या टीथिंग प्रॉब्लम्स बोलते हैं, स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स, उनको थोड़ा ठीक किया गया और आइलैंड प्रोटेक्शन बनाया गया। आइलैंड के लिए भी देखा गया, आइलैंड इन लोगों ने दो ही माने, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये दो आइलैंड इन्होंने ग्रुप माने और इसको बचाने के लिए 2018 में अच्छे से इसको निकाला पूरे को। याद रखना कोस्टल रेगुलेटरी जोन जो है ये किस, दो चीज याद रखना आप, ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ईपीए 1986 के अंडर आता है। दूसरा ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर, इस मंत्रालय के अंडर आता है। तो आपका मंत्रालय भी कवर हो गया, सीआरजेड भी कवर हो गया। मेरी तरफ से आपका कोस्टल रेगुलेटरी जोन खत्म हो गया है। आप अगर चाहो तो नेट पे और इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो, इतना काफी है आपके लिए। थैंक यू।